15 साल बाद जब जेल का विशाल लोहे का दरवाजा एक गहरी सांस के साथ खुला तो सोलोमन ने बाहर कदम रखा। 45 साल की थकी हुई देह उसकी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक शिकारी की सतर्कता चमक रही थी जिसकी आग अभी बुझी नहीं थी। जेल की मंद रोशनी ने उसकी नजर को धुंधलाया नहीं था, बल्कि उसे और तेज कर दिया था। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था जिसमें बस 2 जोड़ी कपड़े और एक लकड़ी का गुड्डा था जिसे उसने सीने से लगाया हुआ था। वो एक पंखों वाला फरिश्ता था। जब वो शहर की बस में चढ़ा तो लोग उसे घूरने लगे। ये तो सोलोमन है जिसने अपनी बहन को मारा था। फुसफुसाहटें उसे परेशान नहीं करती थीं। खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यादें उसे सता नहीं रही थीं, बल्कि वो यादों का शिकार करने की तैयारी कर रहा था। जब वो बस से उतरकर अपने घर की गली में कदम रखता है तो पड़ोसियों की खिड़कियां एक एक करके बंद होने लगीं। अंदर आ, वो शैतान आ गया है। उन शब्दों को सुनकर उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। जब उसने अपने धूल भरे जंगल से घिरे घर का दरवाजा खोला तो सालों से ठहरी हुई यादों ने उसे घेर लिया। लेकिन ये प्यार की यादें नहीं थीं, ये एक अनबुझी बदले की आग थी। 15 साल पहले जब उसकी छोटी बहन एंजल का संसार बड़ा होने लगा तो सोलोमन का नियंत्रण उसके लिए जंजीर बन गया। टिम्बर मिल में काम खत्म करने के बाद शाम को घर लौटने वाला सोलोमन एक जेल वार्डन की तरह था। उसकी किताबें, फोन, डायरी, सब कुछ वो जांचता था। अगर तू मेरी नजरों से बचकर कहीं गई तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, उसने कई बार उससे चिल्लाकर कहा था। पड़ोसी उसकी चीखें सुनकर डर जाते थे। जिस रात वो गायब हुई उस रात भी उनके बीच झगड़ा हुआ था। कॉलेज फेस्ट में देर रात तक रुकने को लेकर विवाद हुआ था। अगर तू आज कमरे से बाहर निकली तो जिंदा नहीं बचेगी, सोलोमन की धमकी को पड़ोस की मरियम्मा चाची ने स्पष्ट सुना था। उस रात वह डरकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। अगली सुबह घर के पास के दलदल से एंजल का शव मिला। उसे क्रूरता से प्रताड़ित किया गया था। पूरी रात उसे ढूंढने निकले सोलोमन के कपड़ों पर कीचड़ भरा था। जब पुलिस आई तो वो घर के बरामदे में बिना किसी भाव के बैठा था। उसकी उस भावहीनता को देखकर पुलिस वालों को भी घृणा हुई। उसके चेहरे पर एक आंसू, एक हल्का सा अपराध बोध भी नहीं था। मुकदमे के दौरान वो खामोश रहा। गांव वालों ने उसके खिलाफ गवाही दी। उसकी धमकियां, दबाया हुआ गुस्सा, अत्यधिक नियंत्रण, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। इतनी बड़ी क्रूरता करने के बावजूद एक शब्द न बोलने वाला सोलोमन एक साइकोपैथ है, ये कोर्ट में खड़े लोग निश्चित मान चुके थे। उसने कुछ नकारा नहीं, न ही कुछ कबूला। उसकी खामोशी को अपराध स्वीकार माना गया। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वर्तमान समय अच्छे आचरण के लिए सजा में छूट पाकर सोलोमन बाहर आया और अपने पुराने घर में अकेले रहने लगा। टिम्बर मिल में पुराने मालिक ने अनमने मन से उसे फिर से नौकरी दे दी। वह किसी से बात नहीं करता था, एक छाया की तरह जीता था। लेकिन उस छाया का एक मकसद था। हर शाम काम खत्म होने के बाद वो शहर के बार के सामने कुछ देर रुकता था। वहां से बाइक लेकर तेज रफ्तार में निकलने वाले रॉनी मैथ्यू को देखने के लिए। रॉनी, खदान मालिक मैथ्यू मालिक का बेटा। रॉनी को देखते ही सोलोमन की आंखें सिकुड़ जाती थीं और उसकी मुट्ठियां भींच जाती थीं। एक शनिवार की रात बार के पीछे अंधेरे में वो इंतजार करता रहा। रॉनी अपने दोस्तों के साथ अंदर गया और सोलोमन ने मौका देखकर उसकी बाइक के पास जाकर ब्रेक केबल में एक छोटा सा कट लगा दिया जो आसानी से नजर न आए। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह शहर एक दुखद खबर के साथ जागा। रॉनी मैथ्यू की बाइक तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई थी और उसकी तुरंत मौत हो गई थी। ब्रेक फेल होना दुर्घटना का कारण था। उस दिन टिम्बर मिल में काम करते समय सोलोमन के चेहरे पर एक असामान्य संतुष्टि थी। दोपहर में चाय पीने बाहर निकला तो अखबार की दुकान पर टंगे रॉनी की तस्वीर को उसने एक पल के लिए देखा। क्या उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी? जिसने अपनी बहन को मारा उसने अब एक और हत्या कर दी थी। उसका अगला निशाना कौन होगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। शहर में डर फैलने लगा था। सोलोमन, वो शैतान, फिर से शिकार पर निकल चुका था। रॉनी मैथ्यू की मौत की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैली। पुलिस ने इसे हादसा मानकर रफा दफा कर दिया, लेकिन लोगों के मन में संदेह की चिंगारी सुलगने लगी थी। सोलोमन के लौटने के एक हफ्ते के भीतर हुई इस मौत को कोई संयोग नहीं मान रहा था। डर लोगों की रगों में जहर की तरह रेंगने लगा। खदान मालिक मैथ्यू मालिक के बंगले में गुस्सा फट पड़ा था। मेरे बेटे को मारने वाले को मेरे सामने लाओ।
वो सर्कल इंस्पेक्टर एबिन कुरियन पर चिल्लाया, वो सोलोमन ही है इसके पीछे, उसे पकड़ो। एबिन कुरियन के माथे पर पसीना बह रहा था। वो मैथ्यू मालिक से डरता था क्योंकि उसने उसके कई गैरकानूनी कामों को संरक्षण दिया था। अगली सुबह पुलिस जीप सोलोमन के घर के सामने रुकी। एबिन और 2 कांस्टेबल अंदर गए तो सोलोमन बरामदे में बैठकर लकड़ी पर नक्काशी कर रहा था। उसका भावहीन चेहरा और शांत हरकतें एबिन को बेचैन कर रही थीं। रॉनी मैथ्यू को जानता है ना? एबिन ने कठोर स्वर में पूछा। सोलोमन ने नक्काशी रोककर सिर उठाया। अखबार में फोटो देखा। उसकी मौत में तेरा हाथ है। मैं एक बढ़ई हूं साहब, हत्यारा नहीं। उसकी आवाज में हल्का सा तंज था। उसने बताया कि हादसे की रात वो घर पर अकेला था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसका आत्मविश्वास भरा रवैया एबिन को और शक्की बना गया। तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी, धमकाकर वो लौट गया। उसी समय स्थानीय चैनल मेट्रो न्यूज के ऑफिस में युवा पत्रकार अनन्या इन खबरों पर नजर रख रही थी। रॉनी की मौत और सोलोमन की वापसी के बीच का संबंध उसे संयोग नहीं लग रहा था। उसे एक बड़ी खबर की बू आ रही थी। उसने पुराने अखबारों के पन्ने पलटे। 15 साल पहले की एंजल की मौत की खबर। स्कूल में उसकी सीनियर रही, हमेशा हंसते चेहरे वाली उस लड़की की तस्वीर उसके दिमाग में उभरी। उस खबर ने उसे झकझोर दिया था। इस केस में कुछ गड़बड़ है, उसने सहकर्मी से कहा। रॉनी की मौत के बाद सोलोमन ने अपने अगले शिकार की निगरानी शुरू कर दी थी। सर्कल इंस्पेक्टर एबिन कुरियन। हर सुबह टहलने निकलना, देर रात घर लौटना, उसकी पत्नी और बच्चों का मायके चले जाना। सोलोमन ने सब जान लिया था। उसने एबिन के घर के पीछे की रसोई की खिड़की में छोटी सी खराबी देखी थी। एक रात जब शहर सो रहा था, सोलोमन एक छाया की तरह एबिन के घर के पीछे पहुंचा। एक पतली तार से खिड़की खोलकर उसने अंदर हाथ डाला। गैस स्टोव की रबर ट्यूब को जहां वो स्टोव से जुड़ती थी, उसने हल्का सा काट दिया। हल्की सी गैस लीक। एक चिंगारी काफी थी। 2 दिन बाद सुबह चाय के लिए पानी गर्म करने के लिए गैस चालू की और लाइटर जलाया तो एक बड़े धमाके के साथ वो घर आग का गोला बन गया। इंस्पेक्टर एबिन कुरियन तुरंत जलकर मर गया। शहर दहल गया। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्याओं की श्रृंखला थी। सोलोमन, वो शैतान, अपने शिकार को जारी रखे हुए था। डर ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। एबिन की मौत ने अनन्या के संदेह को और बढ़ा दिया। क्या सोलोमन सिर्फ एक साइकोपैथ है या इन हत्याओं के पीछे कोई और कारण है? वो पुलिस स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रूम में घुसी। घंटों की खोज के बाद उसे वो धूल भरी फाइल मिली, माइनस एंजल हत्याकांड। उसने फाइल के हर कागज को ध्यान से पढ़ा। गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सोलोमन का गैर कबूलनामा बयान, सब कुछ। तभी उसकी नजर फाइल के सबसे नीचे रखे एक कागज पर पड़ी। एंजल की मौत से 1 हफ्ते पहले कॉलेज प्रिंसिपल को दी गई एक शिकायत की कॉपी। खदान मालिक मैथ्यू मालिक के बेटे रॉनी मैथ्यू और उसके दोस्तों ने मुझे लगातार परेशान और धमकाया, शिकायत में लिखा था। कॉलेज ने इसे पुलिस को सौंपा था। उसकी जांच तत्कालीन सब इंस्पेक्टर एबिन कुरियन ने की थी, जिसने इसे युवाओं की छोटी मोटी समस्या कहकर दबा दिया था। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शिकार संयोग नहीं थे। एंजल की मौत से सीधे जुड़े 2 लोग, और अब वे मर चुके थे। तो सोलोमन कोई पागल हत्यारा नहीं, बल्कि बदले की सटीक योजना वाला एक शख्स था। उसका अगला निशाना कौन होगा? क्या शिकायत में रॉनी के साथ किसी और का नाम भी था? अनन्या ने फिर से फाइल को टटोला। रिकॉर्ड रूम की मंद रोशनी में अनन्या की उंगलियां उस पुराने कागज पर कांपते हुए चल रही थीं। एंजल की हस्तलिपि में लिखी शिकायत। रॉनी मैथ्यू के नाम के साथ एक और नाम मंद अक्षरों में चमक रहा था, माइनस जिथू जॉर्ज। अनन्या के दिमाग में खतरे की सायरन बजी। सोलोमन की बदले की सूची में अगला नाम। वो कहाँ है? क्या वो जिंदा है? अगले 2 दिन अनन्या बिना रुके दौड़ती रही। पुराने कॉलेज रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, पुराने दोस्त। आखिरकार उसने उसे ढूंढ निकाला। जिथू जॉर्ज। अब वो शादीशुदा है, एक 5 साल की बेटी का पिता। पास के शहर में एक सहकारी बैंक में क्लर्क। बाहर से शांत और सामान्य जीवन, लेकिन वो शांति सिर्फ एक मुखौटा थी। सोलोमन के जेल से छूटने की खबर पढ़ने के बाद से जिथू की नींद उड़ चुकी थी। रॉनी और एबिन की मौत की खबरों ने उसके डर को और बढ़ा दिया था। वो जानता था कि अगला नंबर उसका है। हर छाया में उसे सोलोमन दिखता था। हर फोन की घंटी में मौत की आवाज सुनाई देती थी। उसकी पत्नी रीना ने अपने पति में बदलाव देखा था। रात में चौंक कर उठना, बेवजह गुस्सा करना, शराब की लत बढ़ना।
वो कुछ भी पूछती तो जित्थू काम का टेंशन है कहकर टाल देता था। एक शाम बैंक से घर कार चलाते समय रियरव्यू मिरर में उसे एक पल के लिए वो चेहरा दिखा। सोलोमन की वही आंखें। उसने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। शायद वहम था, उसने खुद को समझाया। घर पहुंचने पर उसकी बेटी दौड़कर आई और उसके हाथ में कुछ रख दिया। पापा देखो, मुझे ये गेट के पास मिला। वो एक छोटा सा लकड़ी का गुड्डा था, पंखों वाला एक फरिश्ता। उसके चेहरे में एंजल की हल्की सी छाया थी। जित्थू के हाथ से वो गुड्डा गिर गया। उसका शरीर डर से जड़ हो गया। वो आ गया है, उसके बिल्कुल करीब। उसी रात जित्थू को एक फोन आया, अनजान नंबर। उसने डरते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। पीछे एक पुराने घड़ी की टिक टिक की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। जित्थू ने पहचान लिया कि यह सोलोमन के घर की घड़ी की आवाज थी। उसने सांस रोके रखा। तुझे तुझे क्या चाहिए? उसने कांपते हुए पूछा। दूसरी तरफ खामोशी। फिर एक हल्की सी हंसी। वो हंसी नहीं, यमराज का अट्टहास थी। कॉल कट गया। जित्थू टूट चुका था। उसे यकीन था कि सोलोमन उसे सीधे नहीं मारेगा, बल्कि उसे पागल करके हर पल मौत के सामने खड़ा करके तड़पाएगा। उसी समय मैथ्यू मालिक का सब्र टूट चुका था। उसे पता था कि जित्थू कमजोर कड़ी है। अगर उसने मुंह खोला तो सब खत्म। उसने अपने भरोसेमंद गुंडों को बुलाया। जित्थू, जॉर्ज, उसे ढूंढो। उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अनन्या ने भी जित्थू का पता ढूंढ लिया था। इस कहानी को सुलझाने के लिए उसे जित्थू से बात करनी थी। उसने अपना स्कूटर लिया और उसके शहर की ओर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वो एक तूफान के केंद्र की ओर जा रही थी। उस रात नशे में धुत होकर घर लौटे जित्थू को रीना ने बहुत डांटा। आखिरकार तंग आकर वो चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना तुम और हमारी बेटी को खतरा है। उसके पागलपन भरे व्यवहार को देखकर रीना और उसकी बेटी डरकर कमरे में घुस गईं और दरवाजा बंद कर लिया। हॉल में अकेले बैठे जित्थू फूट फूट कर रोने लगा। अब और नहीं सहा जाता, सब खत्म करना होगा। तभी कॉलिंग बेल बजी। दरवाजा खोलने पर जित्थू के सामने अनन्या खड़ी थी। जित्थू, जॉर्ज, मुझे आपसे बात करनी है, एंजल के बारे में। उसका नाम सुनते ही जित्थू का सारा नियंत्रण छूट गया। मुझे कुछ नहीं पता, यहां से चली जाओ। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। प्लीज, आपकी जान खतरे में है, सोलोमन। अनन्या वाक्य पूरा करने से पहले घर के पीछे से एक आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो। उसी पल एक काली कार उनके घर के सामने रुक गई। उसमें से 4 गुंडे उतरे। उनका निशाना जित्थू था। जित्थू ने डरकर अनन्या को पीछे धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। बचाओ, वो चिल्लाया। गुंडों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाए। बाहर खड़ी अनन्या समझ नहीं पाई कि क्या करे। अंदर से मारपीट और चीखने की आवाजें आ रही थीं। उसने फोन निकाला और पुलिस स्टेशन को कॉल किया। अंदर गुंडों ने जित्थू को काबू कर लिया था। एक ने चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रखा, इसे खत्म कर। अचानक हॉल की लाइटें बुझ गईं। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। कौन है वो? एक गुंडा चिल्लाया। अंधेरे से एक छाया उनकी ओर लपकी। टिम्बर मिल के औजारों से ताकतवर बनी उन भुजाओं ने बिजली की तरह हमला किया। सिर्फ मारपीट और चीखों की आवाज थी। कुछ पलों बाद लाइट जली। 4 गुंडे खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनके बीच में हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लिए सोलोमन खड़ा था। उसकी नजर जित्थू पर थी। उसकी नजरों का सामना न कर पाने के कारण जित्थू जमीन पर ढह गया। कहानी, सोलोमन की सजा और सत्य का उद्घाटन, सत्य का खुलासा। पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगी। अनन्या पुलिस वालों के साथ अंदर की ओर दौड़ी। जो दृश्य उसने देखा उससे वो स्तब्ध रह गई। सोलोमन पुलिस की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने अपने हाथ में पकड़ा लकड़ी का टुकड़ा नीचे फेंक दिया। मैंने सब कुछ किया, उसने कहा। पुलिस स्टेशन के पूछताछ कक्ष में समय ठहर सा गया था। बाहर बारिश की ठंडक ने कमरे की खामोशी को और गहरा कर दिया। सोलोमन बिना किसी भाव के कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी। सामने बैठे डीवाईएसपी वर्गीज के चेहरे पर न सहानुभूति थी, न क्रूरता, बल्कि सत्य को खोजने की एक निष्पक्षता थी। अनन्या भी वर्गीज के साथ थी। उसने बयान दिया था कि जित्थू पर हमला करने वाले गुंडे मैथ्यू मालिक के आदमी थे। इससे मामला और स्पष्ट हो गया। दूसरे कमरे में जित्थू किसी पागल की तरह बड़बड़ा रहा था।
उसकी पत्नी रीना की सिसकियां बाहर तक सुनाई दे रही थीं। आखिरकार डीवाईएसपी वर्गीस के आश्वासन और अनन्या की मौजूदगी में जित्थू ने सब कुछ उगल देने का फैसला किया। वो उस बोझ को उतारने के लिए तैयार हो गया जो वो सालों से ढो रहा था। उसके शब्दों ने अनन्या और वर्गीस को हतप्रभ कर दिया। जित्थू का कबूलनामा, अतीत का अंधेरा अध्याय, वो सिर्फ रैगिंग नहीं थी। जित्थू की आवाज कमजोर पड़ गई थी। एंजल वो बहुत होशियार थी। उसे मैथ्यू मालिक की खदान द्वारा वन भूमि पर कब्जा करने और वहां होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों की कुछ जानकारी मिली थी। कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए तैयार की गई उसकी रिपोर्ट में इसका जिक्र था। रॉनी को पता था कि अगर वो रिपोर्ट बाहर आई तो उसके पिता फंस जाएंगे। उसे डराने के लिए मैथ्यू मालिक ने ही रॉनी को कहा था। कॉलेज फेस्ट की रात को मैं, रॉनी और मालिक के दोस्त थाई गुंडों ने मिलकर उसे पार्किंग ग्राउंड से उठा लिया। हम उसे पास के एक अधूरे बने घर में ले गए। जित्थू की आंखें आंसुओं से भर आईं। वहां उन्होंने उसे सताना शुरू किया। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन रॉनी ने मुझे धक्का दे दिया। उसने बहुत विरोध किया, रोई, चीखी। उसकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उस झड़प में रॉनी ने पास पड़ी एक ईंट उठाई और उसके सिर पर दे मारी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक ही वार और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। हम डर गए। जब पक्का हो गया कि वो मर चुकी है, हमने मैथ्यू मालिक को फोन किया। उसके निर्देश पर हमने इसे बलात्कार का रूप दिया, सबूत नष्ट किए और उसके शव को दलदल में फेंक दिया। रॉनी को पता था कि उसका भाई गुस्सैल है और उसे हमेशा उस पर शक रहता था। मालिक ने कहा कि उसे फंसाना आसान होगा। इंस्पेक्टर एबिन कुरियन ने सब कुछ चुपके से व्यवस्थित कर दिया। जित्थू का बयान दर्ज होने के बाद वर्गीस सोलोमन के पास लौटा। इतना बड़ा धोखा होने के बावजूद 15 साल तक तुम चुप क्यों रहे सोलोमन? वर्गीस ने पूछा। सोलोमन ने पहली बार वर्गीस की आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में सालों की पीड़ा जम गई थी। मुकदमे के दौरान मैथ्यू मालिक मुझसे जेल में मिलने आया था, सोलोमन ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। वो मेरे सामने बैठकर हंसा और बोला, अगर तूने मुंह खोला तो मैं तेरी माला एंजल को दुनिया के सामने बदनाम कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि वो कई लोगों के साथ सो चुकी थी। मैं उसके शव का भी बलात्कार करवाऊंगा। सोलोमन की आंखें लाल हो गईं। मेरी छोटी बहन, उसने जो दर्द सहा, उसके बाद भी मैं उसे मरने के बाद अपमानित नहीं होने दे सकता था। उसकी इज्जत बचाने के लिए मुझे यह सजा स्वीकार करनी पड़ी। जेल में हर दिन मैं उन 3 चेहरों को याद करता था, रॉनी, एबिन, जित्थू। मैं सिर्फ अपनी माला को इंसाफ दिलाने के लिए जिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। एक भाई के प्यार के सामने कानून कितना तुच्छ था, ये अनन्या और वर्गीस एक पल के लिए सोच में पड़ गए। मैं जित्थू को मारने नहीं गया था, सोलोमन ने आगे कहा। मैं उसे डराना चाहता था, उसे ऐसी स्थिति में लाना चाहता था कि वो खुद सत्य उगल दे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैथ्यू के आदमी वहां आ जाएंगे। डीवाईएसपी वर्गीस खड़ा हुआ। सोलोमन, जो तूने किया वो कानून की नजर में गलत है, लेकिन तूने इसे और बड़े गलत को सुधारने के लिए किया। अब कानून अपना रास्ता लेगा। अनन्या के फोन पर उसके न्यूज डेस्क से कॉल आया। मैथ्यू मालिक एयरपोर्ट की ओर निकल चुका है। वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। वर्गीस का चेहरा सख्त हो गया। वो इतनी आसानी से नहीं भागेगा। उसने वायरलेस उठाया। सभी यूनिट्स अलर्ट, मैथ्यू को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करो। उसे भागने नहीं देना। अंतिम टकराव। वर्गीस का संदेश पुलिस के वायरलेस सिस्टम के जरिए तेजी से फैला। लेकिन मैथ्यू मालिक उनसे एक कदम आगे था। उसने एयरपोर्ट के रास्ते में अपनी दिशा बदल दी थी। उसका प्लान एक निजी हेलीपैड से चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए भागने का था। जब यह खबर अनन्या को मिली, वह एक पल के लिए हतप्रभ रह गई। वह समझ गई कि अगर मैथ्यू भाग गया तो कानून की पकड़ उस तक नहीं पहुंचेगी। उसने तुरंत फैसला लिया। जित्थू के कबूलनामे, एंजल की डायरी के नोट्स और सोलोमन के बयान को जोड़कर उसने एक खबर तैयार की। परियन्नूर का छिपा सत्य, सोलोमन निर्दोष है, असली शैतान आजाद घूम रहा है। इस शीर्षक के साथ उसने खबर को मेट्रो न्यूज की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजों पर पोस्ट कर दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर हिल गया। जिस सोलोमन को लोग शैतान समझते थे, वो निर्दोष था। यह सत्य लोगों को झकझोर गया। गुस्सा मैथ्यू मालिक की ओर मुड़ गया। लोग सड़कों पर उतर आए।
इसी बीच जित्थू के बयान के आधार पर सोलोमन को जमानत मिल गई। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर वो सीधे टिम्बर मिल गया। वहां उसने आधा तराशा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया। उसका आखिरी मिशन अभी बाकी था। मैथ्यू मालिक का हेलीपैड शहर से दूर उसकी खदान के पास एक पहाड़ी पर था। हेलीकॉप्टर के आने में बस कुछ मिनट बाकी थे। मैथ्यू ने आखिरी बार अपने साम्राज्य की ओर देखा। तभी उसकी नजर नीचे गई जहां गुस्साई भीड़ चढ़ रही थी। उनके आगे अनन्या और पुलिस की जीपें थीं। मैथ्यू घबरा गया। वो हेलीपैड की ओर दौड़ा, लेकिन वहां सोलोमन उसका इंतजार कर रहा था, हाथ में एक तेज धार वाला छेनी लिए। तू यहां कैसे पहुंचा? मैथ्यू चीखा। मेरी माला के पास जाने के लिए मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं। सोलोमन की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें बिजली की ताकत थी। तेरा खेल खत्म मैथ्यू, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैथ्यू ने अपनी पिस्तौल सोलोमन की ओर तानी। यहां मरने की तेरी बारी है। वो गोली चलाने ही वाला था कि पीछे से डीवाईएसपी वर्गीज की आवाज गूंजी, बंदूक नीचे रख मैथ्यू, तुम गिरफ्तार हो। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैथ्यू का घमंड टूट गया। उसने बंदूक नीचे फेंक दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर नीचे लाया, जहां गुस्साई भीड़ उस पर चिल्ला रही थी। उसका साम्राज्य उसकी आंखों के सामने ढह गया। उपसंहार। कई महीनों बाद सोलोमन के खिलाफ हत्या का केस सबूतों के अभाव में खारिज हो गया। जित्थू को बचाने की उसकी कोशिश को अदालत ने आत्मरक्षा माना। उसके घर के बगीचे में उसने एंजल की याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया था। वहां उसने अपनी पूरी की हुई माला की मूर्ति स्थापित की। सालों बाद उसके चेहरे पर शांति लौट आई थी। अनन्या की रिपोर्ट को राज्य का सर्वश्रेष्ठ खोजी पत्रकारिता पुरस्कार मिला। एक दिन वो सोलोमन से मिलने आई। दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की। उनके बीच शब्दों से परे एक आपसी सम्मान था। कभी कभी इंसाफ अपने रास्ते खुद बनाता है ना? जाते वक्त उसने पूछा। सोलोमन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी माला की मूर्ति की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने अपना वादा निभाया था। उसका बदला पूरा हुआ था। इंसाफ भले ही टेढ़े मेढ़े रास्तों से आखिरकार मिल ही गया था। एक नई शुरुआत। 1 साल बीत गया, पर यन्नूर शहर धीरे धीरे अपने जख्मों से उबर रहा था। पुराने लोग कहते हैं कि समय सब कुछ मिटा देता है, लेकिन उस शहर ने सीखा था कि कुछ निशान हमेशा रह जाते हैं। सोलोमन के घर के सामने से गुजरते वक्त लोग अब दरवाजे बंद नहीं करते थे। कुछ के चेहरों पर सहानुभूति थी तो कुछ के चेहरों पर सम्मान। उसने अपने घर के पास एक छोटी सी लकड़ी की कार्यशाला शुरू की थी। उसके हाथों से बनी मूर्तियों की मांग बढ़ रही थी। वो अभी भी कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों की चिंगारी बुझ चुकी थी और अब वहां शांति थी। मैथ्यू मालिक जेल की सलाखों के पीछे था। उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सह अभियुक्त जित्थू को गवाही देने के कारण कम सजा मिली और वो बाहर आ गया, लेकिन अपराध बोध की जेल से उसे कभी मुक्ति नहीं मिली। वो अपने परिवार के साथ कहीं और चला गया और उसे फिर किसी ने नहीं देखा। अनन्या अब राज्य की मशहूर खोजी पत्रकार थी। उसका नाम सुनकर कई ताकतवर लोग कांपते थे। व्यस्तताओं के बीच वो साल में 1-2 बार उस शहर में आती थी। ऐसी ही एक शाम को वो सोलोमन की कार्यशाला में गई। वो एक लकड़ी के टुकड़े पर ध्यान से काम कर रहा था। उसे देखकर वो खड़ा हुआ। अब क्या बना रहे हो? उसने पूछा। वो बिना कुछ बोले उसे अपने घर के बगीचे में ले गया। एंजल के स्मारक के सामने वे रुके। वहां माला की मूर्ति के पास उसने एक नई मूर्ति स्थापित की थी। ये एक फिनिक्स पक्षी की मूर्ति थी, राख से उठने वाला एक फिनिक्स। उसकी पंखें फैली थीं और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, सोलोमन ने धीरे से कहा, लेकिन समय उन जख्मों को नई पंखें दे सकता है। अनन्या उस मूर्ति को देखती रही। यह सोलोमन का ही प्रतीक था, दर्द की राख से उठने वाला। क्या तुम्हें पता है कि सोलोमन नाम का मतलब शांति होता है? उसने पूछा। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सालों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। उनके बीच फिर खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ था। उसमें जीवटता की कहानी थी, निशानों को पार करने की मानव शक्ति थी और समय द्वारा दी गई इंसाफ की याद थी। जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, फीनिक्स पक्षी की परछाई उस स्मारक पर लंबी पड़ रही थी। यह कोई अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। नई आशा। समय फिर आगे बढ़ा। सोलोमन की कार्यशाला अब शहर का एक निशान बन चुकी थी। उसके हाथों से बनी मूर्तियां घरों की शोभा बढ़ाती थीं।
लेकिन वे सिर्फ सजावटी चीजें नहीं थीं, उनमें जीवटता की कहानी थी, शांति की धड़कन थी। एक दोपहर कार्यशाला में काम करते वक्त सोलोमन ने बाहर शोर सुना। वो बाहर गया तो देखा कि 12 साल का एक लड़का मनु 2 अन्य बच्चों से झगड़ रहा था। तेरा बाप चोर है, जेल में सड़ रहा चोर, वे चिल्ला रहे थे। मनु की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने जमीन से पत्थर उठाया और उन्हें मारने की तैयारी की। सोलोमन उसके पास गया। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श से मनु कांप गया और मुड़कर देखा। सोलोमन का शांत चेहरा देखकर उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा। पत्थर फेंकने से जख्म बढ़ेंगे, लेकिन उनकी बातें गायब हो जाएंगी क्या? सोलोमन ने नरमी से पूछा। मनु ने चुपचाप पत्थर नीचे फेंक दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उस दिन से मनु स्कूल के बाद सोलोमन की कार्यशाला में आने लगा। उसके पिता राघवन एक चोरी के मामले में जेल में थे। उसकी मां हमेशा कहती थी कि वो निर्दोष है, लेकिन दोस्तों की चिढ़ से तंग आकर मनु झगड़ालू बन गया था। सोलोमन ने उससे ज्यादा बात नहीं की। उसने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा और छेनी थमा दी। अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल, उसने कहा। पहले तो मनु को यह खेल लगा, लेकिन धीरे धीरे लकड़ी पर आकार बनाते वक्त उसे अपने मन की शांति महसूस होने लगी। उसका ध्यान बदला और उसका गुस्सा एक कला में बदल गया। सोलोमन उसका गुरु बन गया और कार्यशाला उसका आश्रय। एक दिन अनन्या फिर सोलोमन से मिलने आई। मनु वहां एक पक्षी की मूर्ति तराश रहा था। उसकी कहानी सुनकर अनन्या को उसमें दिलचस्पी जगी। मुझे राघवन का केस याद है, उसने कहा। सबूत उसके खिलाफ थे, लेकिन मुझे तब भी कुछ गड़बड़ लगी थी। सोलोमन की आंखों की चमक अनन्या ने देखी। उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसकी नजरों में सब कुछ था। अनन्या ने उस पुराने केस की फाइल फिर से खंगाली। उसने राघवन की पत्नी से बात की, पुराने गवाहों से मिली। अपनी जांच में उसने पाया कि जिस दुकान में चोरी हुई थी, उसके मालिक का राघवन से पुराना निजी बैर था। उसके बयानों में विरोधाभास थे। कई दिन बाद अनन्या एक खुशखबरी लेकर आई। उसने एक नए गवाह को ढूंढ लिया था, जो दुकान मालिक के झूठे बयान को उजागर कर सकता था। केस की पुनर्जांच की संभावना थी। यह सुनकर मनु के चेहरे पर जो चमक आई, उसे सोलोमन ने देखा। सालों पहले जब उसे अपनी माला के लिए इंसाफ की उम्मीद मिली थी, तब उसे भी यही एहसास हुआ होगा। लेकिन उसका रास्ता बदले का था, अंधेरे का था। उस शाम सोलोमन ने मनु के हाथ में एक छोटी मूर्ति दी। यह मिट्टी से उगती एक नई पत्ती का आकार था। अंधेरे से ही हर नया अंकुर रोशनी की ओर आता है, सोलोमन ने कहा। तेरे जीवन में भी अब रोशनी होगी, लेकिन वो रोशनी तुझे प्यार से ढूंढनी है, गुस्से से नहीं। मनु वो मूर्ति लेकर घर की ओर चला। सोलोमन उसे देखता रहा। उसे लगा कि उसने बनाए फीनिक्स पक्षी को अब नई पंखें मिल रही थीं। उन पंखों के नीचे एक नई पीढ़ी प्यार और शांति की कहानियां सीख रही थी। उसके निशान अब प्यार के थे,